नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो ICR हो, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है यानी कि फल संरक्षण यानी फ्रूट प्रिजर्वेशन से रहेगी। इसके अंदर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में सॉल्व करेंगे जो कि बार बार एग्जामों में आते हैं। और कोई भी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन फ्रूट प्रिजर्वेशन से संबंधित आ ही जाते हैं। तो चलिए अपने शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सोडियम बेंजोएट द्वारा पदार्थों को परिरक्षित करने हेतु कितने ppm का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन में 600 से लेके 1000 ppm, दूसरा है 350 से लेके 500 ppm, तीसरा ऑप्शन है 100 से लेके 150 ppm, चौथा ऑप्शन है 2500 से लेकर 3000 पर पार्ट मिलियन ppm। ठीक है, तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होता है। तो इसमें बता दें, फल परिरक्षण करने के लिए 2 प्रकार के हम पदार्थों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से? एक करते हैं KMS का, जिसको हम क्या कहते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड कहा जाता है। यह एक पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो होता है ये शक्तिशाली परिरक्षक होता है। ठीक है, किस प्रकार का होता है? शक्तिशाली परिरक्षक होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, परिरक्षक होता है, कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है शक्तिशाली परिरक्षक कौन सा है, तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है। दूसरा हमारा जो परिरक्षक है उसको हम सोडियम बेंजोएट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सोडियम बेंजोएट कहते हैं, बेंजोएट। ये 2 प्रकार के परीक्षक हम काम में लेते हैं। सोडियम बेंजोएट जो परिरक्षक काम में लेते हैं ये हल्का परिरक्षक होता है। ठीक है, किस प्रकार का होता है? हल्का परिरक्षक होता है। जब हल्का परिरक्षक होगा तो यानी कि ये जो होगा रंगीन फलों में काम में लेते हैं। ठीक है, कौन से फलों में? रंगीन फलों में काम में लेते हैं, रंगीन फलों में। और जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है ये रंगहीन फलों में प्रयोग में लिया जाता है। इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें ए ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 600 से लेकर 1000 ppm। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 700 से लेकर 750 दिया है तो भी जान लीजिए सही है, क्योंकि अधिकतर हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग 700 से लेकर 750 ppm पर ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर 350 से 500 ppm जो दिया हुआ है ये पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का है। ठीक है, जो कि हम रंगहीन फलों में प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, शक्तिशाली परिरक्षक है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, इसका प्रयोग करते हैं 350 से लेकर 500 ppm। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पेय पदार्थों को परिरक्षित करने हेतु काम में लिया जाता है। कौन सी गैस काम में लेते हैं ये आपको बताना है। O2 लेते हैं या CO2 लेते हैं। ठीक है, CO2 या KMS लेते हैं या CaO लेते हैं। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गर्मियों के अंदर आप लोग पेय पदार्थ पीते हैं, जैसे ही हम बोतल को खोलते हैं तो उसमें एक गैस निकलती है, तो आपको बताना है कि कौन सी गैस निकलती है जो इसके अंदर परिरक्षित करके डाला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, गर्मी के जो पेय पदार्थ होते हैं हमारे खराब नहीं होते हैं, वो सुरक्षित पड़े रहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि CO2। ठीक है, CO2 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल्के मत लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों, कभी कभी इसकी मात्रा भी पूछ लेता है कि पेय पदार्थों में जो परिरक्षित करने के लिए CO2 काम में लेते हैं, इसकी मात्रा कितनी प्रयोग में लेते हैं, तो 14.6 ग्राम। ठीक है, 14.6 ग्राम प्रति लीटर काम में लिया जाता है। ठीक है, प्रति लीटर काम में लिया जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा फ्लेम पीलिंग की जाती है, ठीक है, आपको बताना है फ्लेम पीलिंग की जाती है, किसमें की जाती है, लहसुन में की जाती है, गाजर में की जाती है, आम में करते हैं या आलू के अंदर करते हैं। फ्लेम क्या होता है? फ्लेम मतलब आग होता है, ये आप लोग जानते हैं। और पीलिंग मतलब होता है छिलका उतारना। क्या मतलब होता है? छिलका उतारना। पीलिंग का अर्थ होता है छिलका उतारना, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए फ्लेम पीलिंग जो होता है ये किसके अंदर करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए लहसुन और प्याज। प्याज भी आप याद रख लेंगे, प्याज इसके अंदर कौन सी पीलिंग करते हैं, तो फ्लेम पीलिंग करते हैं, ठीक है, फ्लेम पीलिंग की जाती है, फ्लेम पीलिंग की जाती है, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर हमारा राइट आंसर हो गया। गाजर को आप याद रखेंगे, शकरकंद को आप याद रखेंगे, ठीक है, शकरकंद को याद कर लेंगे, इसके साथ सलजम को याद कर लेंगे, सलजम हो गया। इसके अंदर दोनों में ले पीलिंग की जाती है, ठीक है, ले पीलिंग की जाती है, ले पीलिंग हो गई। और आम के अंदर याद रखेंगे, पपीता के अंदर, आम और पपीता के अंदर हैंड पीलिंग की जाती है, ठीक है, हैंड पीलिंग की जाती है, ये आप याद रखेंगे। यहां पर आलू और टमाटर दोनों को एक साथ याद कर लेंगे, टमाटर, इन दोनों में स्टील पीलिंग की जाती है, ठीक है, स्टीम पीलिंग की जाती है। यहां पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। यहां पर एक चीज यहां पर जो दिया हुआ है ले पीलिंग, ले पीलिंग जो किसमें करते हैं, ये गाजर, शकरकंद और सलजम के अंदर ले पीलिंग की जाती है। ये किसके माध्यम से की जाती है? कास्टिक सोडा। ले पीलिंग करने के लिए कास्टिक सोडा का हम प्रयोग करेंगे, और कितनी मात्रा में कास्टिक सोडा का प्रयोग करेंगे? 2 से लेकर 3% मात्रा में ले पीलिंग के लिए हम कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ले पीलिंग गाजर, शकरकंद और सलजम के अंदर की जाती है। यहाँ पर लहसुन और प्याज के अंदर हम फ्लेम पीलिंग करेंगे, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है परिरक्षण में ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है। ब्लांचिंग क्या चीज होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। ब्लांचिंग उसे कहते हैं, यानी कि फल और सब्जियों को, किसको? फल और सब्जियों को 2 से लेकर 5 मिनट तक, ठीक है, 2 से लेकर 5 मिनट तक फल और सब्जियों के कटे हुए टुकड़ों को, ठीक है, फल और सब्जियों को 2 से 5 मिनट तक फल और सब्जियों के कटे हुए टुकड़ों को क्या करेंगे? 85 से लेकर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं रहे, सेल्सियस रहेगा, सेंटीग्रेड तापमान पर इसको क्या करेंगे? डुबो कर निकाल देंगे, ठीक है। पानी कितना गर्म करना है? 85 से लेकर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी होना चाहिए, और उसमें फल और सब्जियों के जो टुकड़े रहते हैं 2 से लेकर 5 मिनट तक उसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हम निकाल लेंगे, तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं? ब्लांचिंग कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद हो गया होगा कि मतलब 2 से लेकर 5 मिनट ही प्रयोग करना है। टेम्परेचर जरूर याद रखना है, 85 से लेकर 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ठीक है। तो ब्लांचिंग मतलब फल और सब्जियों को, कटे हुए टुकड़ों को उसके अंदर पानी के अंदर डालकर निकाल लेना। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ब्लांचिंग क्रिया फल के अंदर कितने मिनट तक करते हैं, तो फल के अंदर जो ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है वो 2 मिनट की जाती है, ठीक है। कितने मिनट तक? 2 मिनट के लिए। और सब्जियों के अंदर कितने मिनट तक करते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। सब्जियों के अंदर करेंगे 5 मिनट तक, ठीक है, सब्जियों के अंदर 5 मिनट तक। तो सब्जी का अगर पूछ रहा है तो 5 मिनट, फल का पूछ रहा है तो 2 मिनट, दोनों चीज़ आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी का नहीं पूछ रहा है, यानी कि फल और सब्जी दोनों का नाम नहीं लेकर पूछ रहा है, ब्लांचिंग की क्रिया पूछ रहा है, तो 5 मिनट इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सब्जियों की डिब्बाबंदी करते समय नमक की मात्रा काम में लेते हैं। आपको बताना है सब्जियों की डिब्बाबंदी अगर कर रहे हैं तो नमक का कितना परसेंटेज काम में लेते हैं? 2%, 4%, 20 से लेकर 50% या कोई भी नहीं। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2% काम में लेते हैं, ठीक है। नमक का पूछा है तो 2% सब्जियों की डिब्बाबंदी करते हुए नमक का प्रयोग लेना है।
अगर यही पूछ ले कि सब्जियों की डिब्बाबंदी करते समय शर्करा की मात्रा कितना प्रयोग में लेते हैं, ठीक है, तो सब्जियों की डिब्बाबंदी करते समय शर्करा की मात्रा कितनी प्रयोग में लेते हैं, 4%, ठीक है। और यहाँ पर 20 से 50% जो दिया है, यानी कि फलों की डिब्बाबंदी करते समय शर्करा की मात्रा, ठीक है, फलों की डिब्बाबंदी करते समय शर्करा की मात्रा, ठीक है, शर्करा की मात्रा कितना परसेंट प्रयोग में लेते हैं, 20 से लेकर 50%। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। दोस्तों, यदि आप लोग एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो एग्रीकल्चर की, तो आप लोग ईमानदारी के साथ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर पर डे क्लास चलती है और बिना किसी टाइम पास के दनादन क्वेश्चनों को कराया जाता है, ताकि कम समय में आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व कर सके। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से डिब्बाबंदी का सिद्धांत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नहीं, ये काट दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। निम्नलिखित में से डिब्बाबंदी का सिद्धांत है, ये आपको बताना कौन सा सिद्धांत है। ब्लांचिंग है, संसाधन है, फलों को छीलना, डिब्बों में भरना या उपयोग सभी। तो यहाँ पर हम बता दें, डिब्बाबंदी का सिद्धांत में कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम नंबर 1 की बात करें, फलों और सब्जियों का चयन, ठीक है, फल और सब्जियों का चयन करेंगे, चुनाव करेंगे। उसके बाद नंबर 2 प्रक्रिया होती है फल और सब्जियों को धोना, ठीक है। नंबर 3 प्रक्रिया होती है हमारी फलों को छीलना, ठीक है, फलों को छीलना हो गया। उसके बाद 4 नंबर पर आप याद रखेंगे उनके टुकड़े करना, ठीक है। 3 नंबर हो गया फलों को छीलना और टुकड़े करना, वो एक में ही हो गया, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर ब्लांचिंग आप याद रखेंगे, ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है, ब्लांचिंग हो गया। अब उसके बाद 5 नंबर पर आप याद रखेंगे वायु निष्कासन, ठीक है, वायु को निकाला जाता है, वायु निष्कासन आप याद रखेंगे, वायु निष्कासन हो गया। अब इसके बाद आप 6 नंबर पर याद रखेंगे प्रसंस्करण, ठीक है, प्रसंस्करण। अब देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि ब्लांचिंग की डिब्बाबंदी करते समय ब्लांचिंग भी की जाती है, संसाधन भी करते हैं, फलों को छीलना भी और डिब्बों में भरना यानी उपयोग सभी। यहाँ पर ई ऑप्शन जो देख रहे हैं एकदम करेक्ट है, ठीक है, ई ऑप्शन यहाँ पर हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है जीरो एनर्जी कूल चेंबर अवधारणा किस सिद्धांत पर काम करती है। ए ऑप्शन देखेंगे वायु निष्कासन के सिद्धांत पर, किण्वन के सिद्धांत पर, वाष्पीकृत शीतलन पद्धति के सिद्धांत पर या विकिरण के सिद्धांत पर। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पीकृत शीतलन पद्धति के सिद्धांत पर कार्य करता है जीरो एनर्जी कूल चेंबर, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है जीरो एनर्जी कूल चेंबर में तापमान और आर्द्रता रखी जाती है, ठीक है, एक तरफ तापमान दिया हुआ है, एक तरफ आर्द्रता दिया हुआ है, ठीक है, दोनों बताना है जीरो एनर्जी कूल चेंबर में कितना रखा जाता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 90% आर्द्रता, 45% तापमान, 60% आर्द्रता, या 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 50% आर्द्रता, या 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 100% इसमें आर्द्रता। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखते हैं और 90% इसका आर्द्रता होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। तो ये ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है एफपीओ, जिसको फूड प्रोडक्ट ऑर्डर कहा जाता है, वर्ष 1955 कब लागू हुआ, ठीक है, वर्ष 1955 में कब लागू हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका नाम होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955। तो ये लागू कब किया गया है ये आपको बताना है, वर्ष 1973 में, वर्ष 1955 में, वर्ष 1920 में या वर्ष 1935 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वर्ष 1955 में ही इसको लागू किया गया था। वर्ष 1973 की बात कर लेते हैं, तो खाद्य व पोषण बोर्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है, खाद्य एवं
पोषण बोर्ड की स्थापना, पोषण बोर्ड की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी 1973 में। अगर पूछ ले खाद्य और पोषण बोर्ड की स्थापना, तब आप आंसर लगाएंगे 1973 में। 1920 की बात कर लेते हैं, तो परिरक्षण प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। ठीक है, परिरक्षण के लिए एक प्रयोगशाला खोला गया। तो कब खोला गया? 1920 में प्रयोगशाला। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। उसके बाद वर्ष 1935 की बात कर लेते हैं। परिरक्षण कारखाना, ठीक है, प्रयोगशाला की जगह कारखाना कर लेंगे, कारखाना। परिरक्षण कारखाना कब खोला गया? तो कारखाना आप याद रखेंगे 1935 में, परिरक्षण प्रयोगशाला 1920 में, और FPO 1955 में, और खाद्य और पोषण बोर्ड की स्थापना 1973 में। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है एसेप्सिस क्या है? ठीक है, एसेप्सिस क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, एसेप्सिस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिब्बाबंदी का एक सिद्धांत है, या परिरक्षण का सिद्धांत है, या पीलिंग का एक विधि है, या परिरक्षण रसायन है? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बता दें कि एसेप्सिस जो होता है फल और सब्जियों तक सूक्ष्म जीवों को आने से रोकता है। क्या कार्य करता है एसेप्सिस? फल और जो सब्जियां होती हैं उनके पास सूक्ष्म जीवों को आने से रोकने का काम करता है। कौन? एसेप्सिस। तो यह एक प्रकार का क्या होता है? परिरक्षण का सिद्धांत माना जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट। एसेप्सिस क्या होता है? फल और सब्जियों तक जो सूक्ष्म जीव आते हैं उनको रोकने का कार्य करता है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है जेली थर्मामीटर पर तापमान अंकित होता है। ठीक है, आपको बताना है जेली थर्मामीटर पर जो तापमान अंकित होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड से कितने डिग्री फारेनहाइट तक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे जेली थर्मामीटर का पूछे, चाहे जेल थर्मामीटर का पूछे, ठीक है, दोनों में से दोनों का ही एक ही होता है, क्योंकि दोनों का उसी के माध्यम से मापा जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री फारेनहाइट, या बी ऑप्शन है 0 डिग्री फारेनहाइट से लेकर 430 डिग्री फारेनहाइट, या तीसरा ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 120 डिग्री सेंटीग्रेड, या चौथा ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री फारेनहाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 डिग्री फारेनहाइट से लेकर 430 डिग्री फारेनहाइट तक होता है जेलीमीटर थर्मामीटर पर तापमान जो अंकित होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, एक से एक वीडियो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 इसका आंसर दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पत्ता गोभी का प्रसंस्करण उत्पाद क्या है? ठीक है, पत्ता गोभी से कौन सा उत्पाद तैयार किया जाता है या कौन सा उत्पाद बनाया जाता है? या यहाँ देख सकते हैं ए ऑप्शन है साउक रॉट, फैनी, वाइन या सीडार। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे साउक रोड जो होता है ये अचार, एक प्रकार का अचार होता है। ठीक है, क्या होता है? एक प्रकार का अचार होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि किससे तैयार किया जाता है? पत्ता गोभी से तैयार किया जाता है। तो यही हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं फेनी, फेनी किससे बनता है? तो ये आपको याद होना चाहिए, फेनी काजू से बनता है। किससे बनता है? काजू से बनता है। काजू के किण्वन से जो पदार्थ तैयार होता है, यानी कि काजू के किण्वन से जो पेय पदार्थ तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं? फेनी के नाम से जाना जाता है। ये अधिकतर हम गोवा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, गोवा के अंदर अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। फेनी का एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है जो कि काजू से तैयार होता है। वाइन, ये आप लोग जानते हैं, वाइन के बारे में कौन नहीं जानता है। उसके बाद सीडार की बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों आया हुआ है। सीडार किससे बनाया जाता है? तो सीडार सेब से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? सेब से बनाया जाता है। यह एक प्रकार का जो सीडार होता है ये नॉन एल्कोहलिक होता है। ठीक है, इसके अंदर एल्कोहल की मात्रा एकदम नहीं पाई जाती है। एल्कोहलिक होता, नॉन एल्कोहलिक होता है ये सीडार जो होता है, जो कि यूरोप वाले
लोग इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, यूरोपियन कंट्री वाले ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और सिडार जो होता है ये सेब से बनाया जाता है, इसके अंदर अल्कोहल की मात्रा एकदम नहीं होती, इसलिए यह स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होता है। ठीक है, तो सिडार यूज़ करते हैं बहुत लोग, तो काफ़ी महंगे स्तर पर इसको ये बेचा जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है केचप का टीएसएस होता है। ठीक है, आपको बताना है केचप का टीएसएस कितना होता है, 25%, 15%, 40% या 68 से 70%। तो यहाँ बात करेंगे केचप को जो टीएसएस होता है वो 25% होता है, यानी ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर सॉस का टीएसएस पूछ ले तो सॉस का जो टीएसएस होता है वो 15% होता है। ठीक है, यहीं 40% भी दिया हुआ है, तो ये स्क्वेस का हो जाएगा। ठीक है, स्क्वेस का टीएसएस कितना होता है, ये हो जाएगा 40%। बाकी इसके अलावा जितने भी, चाहे जैम हो, जेली हो, ठीक है, चाहे मुरब्बा हो, ठीक है, मुरब्बा, इन सब का टीएसएस कितना होता है, 68 से लेकर 70% होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है शरबत बनाते समय फल रस का भाग होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए फल रस का भाग शरबत बनाते समय, 45%, 25% या 55% या 75%। तो ये किसके अनुसार होगा, ये FPO 1955 के अनुसार आपको बताना है कि शरबत बनाते समय फल रस का भाग कितना होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 25%। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो गया। अगर पूछ ले यहाँ पर 45% है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। FPO 1955 के अनुसार, 1955 के अनुसार जैम, जेली और जैम जेली का जो फ्रूट पार्ट कितना लिया जाता है, ठीक है, फ्रूट पार्ट कितना लिया जाता है, ये भी एग्जामों में आया हुआ है। तो FPO 1955 के अनुसार जैम और जेली का फ्रूट पार्ट जो लिया जाता है कितना परसेंट लिया जाता है, 45% लिया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सर्वोत्तम मार्मलेड बनाई जाती है। ठीक है, मार्मलेड, अच्छी मार्मलेड किस फल से बनाई जाती है, अमरूद से, नींबू वर्गीय से, सेब से या आम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि नींबू वर्गीय जो जितने भी फल होते हैं उससे क्या बनाया जाता है, मार्मलेड बनाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। अमरूद से क्या बनाया जाता है, तो जेली किससे बनाई जाती है, अमरूद से बनाई जाती है अच्छी जेली। उसके बाद सेब से क्या बनाया जाता है, तो जैम जो होता है ये सेब से अच्छा बनाया जाता है। उसके बाद आम से जानते हैं जूस बनाया जाता है। ठीक है, और अचार बनाया जाता है और जेली का भी प्रयोग कर सकते हैं, जेली भी मैंगो से बनाई जा सकती है, ये आपको याद होना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है फल एवं उनसे निर्मित पदार्थों के खराब होने का प्रमुख कारण क्या है, एंजाइम द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, ईस्ट द्वारा या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी परिरक्षण में जो फल और सब्जियां जो भी हम परिरक्षण करते हैं वो खराब हो जाती हैं, तो उसका प्रमुख कारण क्या है, यानी कि उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो एंजाइम द्वारा भी खराब होते हैं, बैक्टीरिया द्वारा और ईस्ट द्वारा, तीनों द्वारा ही खराब हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सिरका या नमक। इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरका का प्रयोग जानते हैं, एस्टिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्टिक एसिड का प्रयोग होता है इसमें। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के अंदर सल्फाइड शब्द आया है, यानी कि SO2। ठीक है, SO2 के बारे में पूछा था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रंगीन फलों में प्रयोग में नहीं लिया जाता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को रंगहीन फलों में प्रयोग में लिया जाता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और सोडियम बेंजोएट के बारे में भी आप लोग जानते हैं, पीछे बता चुके हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है जेली के जमने में मुख्य कारक क्या होता है। जब जेली बनाई जाती है तो उसको जमने के लिए
कौन सी ऐसा शर्करा है या टेम्परेचर, पैक्टिन, परिरक्षक, कौन सा ऐसा मुख्य कारक जो मुख्य भूमिका निभाता है? तो जेली जमने के मुख्य कारक क्या है? शर्करा, तापमान, या पैक्टिन, या परिरक्षक। तो जेली जमने के मुख्य कारण ये है पैक्टिन। ठीक है, ये सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जेली जमने के लिए 0 से 0.5 से लेकर 1% इसमें जेली की मात्रा, पैक्टिन की मात्रा होती है, जो जेली के जमाने का मुख्य कारण होती है। ठीक है, मुख्य रूप से जेली जमाने में भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है टमाटर सॉस में प्रयोग किए जाने वाला सामान्य परिरक्षक कौन सा है? टमाटर रेड कलर का होता है, तो आप बताइए टमाटर के अंदर कौन सा परिरक्षक काम में लिया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजोइक अम्ल, स्कॉर्बिक एसिड, या सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड जो दिया हुआ है ये सिरके के अंदर प्रयोग में लिया जाता है। किसके अंदर? सिरके के अंदर या सिरका के अंदर प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेंजोइक अम्ल ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, जिसको हम प्रयोग किसमें करते हैं? टमाटर के सॉस बनाने में प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है खाद्य परिरक्षण के लिए हिमीकृत विधि। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हिमीकृत विधि का प्रयोग किस तापमान पर किया जाता है? हिमीकृत विधि का प्रयोग अधिकतर माइनस में ही किया जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, या -18 से लेकर -40, या 40 से ज़्यादा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, -18 से लेकर -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अंतिम पकाव बिंदु पर अवलेह का तापमान होना चाहिए। अवलेह मतलब जेली का तापमान, जेली बनाते अंतिम जो पकाव होता है कितना होना चाहिए? 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या 110.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या 115.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है कि अंतिम पकाव बिंदु पर अवलेह का तापमान कितना होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है किस उत्पाद के परिरक्षण में सोडियम बेंजोइड मिलाया जाता है? टमाटर सॉस में, आंवले के मुरब्बा में, कॉर्डियल में, या सेब की जैम में। तो इन चारों में से बताइए किसके अंदर सोडियम बेंजोइड मिलाया जाता है? तो यहाँ पे मुरब्बा के अंदर तो मिलाया नहीं जाएगा, मुरब्बा के अंदर चीनी मिलाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टमाटर के सॉस में क्या मिलाया जाता है? सोडियम बेंजोइड परिरक्षक मिलाया जाता है, क्योंकि टमाटर लाल होता है। बाकी जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं, आंवला हो गया और कॉर्डियल, सेब, जैम, जेली, इसके अंदर नहीं मिलाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है जैम किससे तैयार किया जाता है? फल, पैक्टिन और गुदा से, या केवल फलों का गुदा से, या केवल फूलों का गुदा से, या पैक्टिन, गुदा, बीज या छिलके की मिश्रण से। इन चारों में से बताइए किसके द्वारा जैम तैयार किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फल, पैक्टिन और गुदा से तैयार किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज आप याद रखेंगे कि पैक्टिन मुख्यतः जेली का अनिवार्य भाग होता है। ठीक है, पैक्टिन जो होता है ये मुख्य रूप से जेली का अनिवार्य भाग होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ब्रिक्स का संबंध किससे है? रस के कुल ठोस का प्रतिशत से, या रस में अपाचनशील शर्करा का प्रतिशत, या तीसरा रस में गैर अपाचनशील शर्करा का प्रतिशत, या रस में कुल शर्करा प्रतिशत। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ब्रिक्स का संबंध सीधा सीधा होता है कि रस के कुल ठोस की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, ए ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रस के कुल ठोस का प्रतिशत जो होता है वही ब्रिक्स का संबंध दर्शाता है। ये ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास ये कैसी लगी आप लोग कमेंट के अंदर बताएंगे, और उसके बाद
अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी लोग उठा सकें और अधिक से अधिक हमारे चैनल पर बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।